नमस्कार आप सभी को। एसएससी स्टेनोग्राफर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये सिलेबस आपको सारा जो भी आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके नोट कर लेना और एक ऐसी जगह चिपका देना दीवार पे जो आपको डेली बेसिस पे दिखता रहे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करने का एक टारगेट बनाना है और वो टारगेट होना चाहिए कि अप्रैल के महीने तक ये सिलेबस मुझे कंप्लीट करना ही करना है। मतलब किसी भी हालत में आपको ये सिलेबस अप्रैल तक या मैक्सिमम मई तक आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो एक टाइम टेबल बनाओ और एक टारगेट बनाओ, चाहे आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े डेली, चाहे आपको 12 घंटे डेली पढ़ना पड़े, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे अप्रैल या फिर मई तक ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने से मतलब ये नहीं है कि केवल आपने पढ़ते जा रहे हो, आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे की चीजें आप भूलते हुए जा रहे हो। ऐसे नहीं करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है कि आप जो भी चीज पढ़ो कम से कम उसको बार बार रिवाइज करते हुए चलो और कोई टॉपिक है तो उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलो, है ना। टॉपिक का रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ। तो ये इस तरह की जो प्रोसेस है वो उस लेवल से होते हुए आपको गुजरना है। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते हुए जा रहे हो और पीछे का भूलते हुए, नहीं। टारगेट बनाना है और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए, है ना। जो चीज आप पढ़ो वो चीजें आपको आगे याद रहे। इस तरीके से आपको बार बार रिवीजन करना ही करना है। तो एक टारगेट बना लो कि मुझे अप्रैल या फिर मैक्सिमम मई तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से आप डेली पढ़ाई करो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यार अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, कि आराम से पढ़ते रहते हैं बाद में हो ही जाएगा। तो अक्सर वो स्टूडेंट्स असफल हो जाते हैं, है ना, जो पहले से ही रणनीति यानी स्ट्रेटेजी बना करके नहीं चलते। तो जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं आप उसको फॉलो करो। अगर आपने अच्छे से ये चीजें फॉलो कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अच्छा स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आप सभी को पता है कि 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। इंग्लिश में 100 क्वेश्चन, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, जी के जीएस में भी आपके 50 क्वेश्चन और टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। एक चीज आपको और बता देता हूं कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है सिलेबस के बारे में, है ना, अच्छे से जानकारी है, तो वो वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स है या जिनको डिटेल्स में नहीं पता सिलेबस के बारे में, उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक सब्जेक्ट वाइज है कि इतने इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक बैच है हमारा जो 2025 के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें क्लासेस वगैरह या फिर जो चीज भी आपको मैं वीडियो में बताता हूं वो सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर भी मिल जाएगी, है ना। कि हमारा अप्रैल मई तक बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें सिलेबस करा भी रहे हैं, टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो ये बैच अगर ज्वाइन करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा एप्लीकेशन है स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। 499 का बैच है, लेकिन अभी ऑफर में आपको 399 का मिल रहा है। कुछ दिन ये ऑफर और रहेगा। आप इसके लिए GK 15 कूपन कोड यूज कर लेना और कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, कहां से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की होती है ना। सभी को पता है कि 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होती है। लगभग ग्रामर से आपके 45 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पर वोकैब की बात करें तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन होते हैं। देखो ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। आप YouTube पे सर्च करना सिलेबस के बारे में, ये चीजें आपको नहीं बताएगा। वोकैब में 15 क्वेश्चन बताएंगे आपको, लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे
अब सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 2022, 23 या फिर 24 में देखो तो चेंज हो चुका है। मतलब अब यहां पर फिक्स नहीं है कि 5 आपके सिनोनिम, 5 एंटोनिम्स, 5 इडियम्स, ऐसे फिक्स नहीं है। अब जो है क्वेश्चन लगभग 17 से 18 हो जाते हैं और ऊपर नीचे हो जाते हैं आपके सिनोनिम एंटोनिम्स, है ना। तो अच्छे से आपको सही गाइडेंस लेनी है और सही आपको टीचर चूज करना है अपने लिए। ऐसा नहीं कि किसी की बातों पे बिलीव कर लो। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता है भैया, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें एक एक करके आपको नोट करके रखनी है। आप बाद में नोट कर लेना, चाहे वीडियो को बाद में देख लेना, पॉज कर करके आप नोट कर लेना। फिलहाल आप एक बार देख लो इसको। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ग्रामर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो कैब आपको क्या चीज, मतलब कितनी चीजें आपको पढ़नी है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर की मैं यहां पर बात करता हूं। ग्रामर में क्या है, लगभग 45 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। लगभग 45 क्वेश्चन लगभग में है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आपका हो सकता है। 45 क्वेश्चन आपके ग्रामर में होते हैं, 45 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपका वॉइस और नरेशन 10-10 मार्क्स के हो गए। वॉइस और नरेशन 10-10 क्वेश्चन आपके वॉइस और नरेशन से आते हैं, यानी कि 50% आपका ग्रामर का काम यहां पर कंप्लीट हो जाता है केवल 2 टॉपिक से, वॉइस और नरेशन। बहुत आसान टॉपिक होते हैं, आप बचपन से मतलब क्लास टाइम से आप इनको पढ़ते हुए आ रहे होंगे। चलिए, तो ये हो गए आपके 10-10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ अब देखो ग्रामर के जो बाकी टॉपिक्स है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उनका वेटेज भी मैंने यहां पर लिख दिया है, आप यहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंस का, वर्ब का और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक्स। टेंस पढ़ोगे तो वॉइस आपको अच्छे से समझ में आएगा, टेंस अच्छे से पढ़ोगे तो नरेशन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो टेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद टेंस से पढ़ोगे तो वर्ब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, है ना। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओगे। तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे हैं और यहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को अच्छे से हम करेंगे। उसके बाद कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट में पूछ लेगा ना प्रीपोजिशन से रिलेटेड, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा प्रीपोजिशन से रिलेटेड। उसके बाद देखो आर्टिकल्स हो गए आपके, आर्टिकल हो गए। क्वेश्चन टैग, लगभग 13 टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ग्रामर के लगभग 13 टॉपिक है और उनका वेटेज मैंने आपको बता ही दिया है कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत काम की बात है, सारी चीजें आपको नोट करनी है। अब देखो ग्रामर के ये सारे टॉपिक्स है, लेकिन इसमें आपको और एक चीज ऐड करके बता देता हूं कि भैया ये टॉपिक्स तो है, लेकिन इसमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हो गया ग्रामर से रिलेटेड आपका एरर्स के क्वेश्चन, क्या हो गए, एरर्स के क्वेश्चन हो गए। दूसरा हो गया आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, है ना। एरर से लगभग 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी लगभग आपके 10 तो नहीं 5 क्वेश्चन मान के चलो यहां से, है ना, 5 क्वेश्चन ये अभी देखते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया आपका फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं जिसको, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक से हो गए आपके। तो ये ग्रामर के टॉपिक्स है ना। एरर्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। उसके बाद आपको वॉइस और नरेशन के हो गए, वॉइस और आपका 5 हो गया नरेशन, वॉइस और नरेशन। तो ये आपके टॉपिक्स होते हैं। 10 क्वेश्चन यहां पर, 10 यहां पर होते हैं आपके। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और लगभग 10 यहां पर भी होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपके ग्रामर से रिलेटेड आपके टॉपिक्स है। क्या है, आपके ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसको आप अच्छे से नोट कर लो कि ग्रामर में जो 45
एक सेकेंड, ग्रामर में जो आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है, या 45 मार्क्स इन टॉपिक से, मतलब इस फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं। एरर्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के रहेंगे, उसके बाद वॉइस और नरेशन के। ये लगभग 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। फिलहाल आपका ये इस तरह के इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर के। यानी इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ग्रामर के सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या हो गया, इंग्लिश में आप लिखो इंग्लिश, उसके नीचे ग्रामर लिखो, और ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से सारे नोट करो, और उन टॉपिक से किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ये भी नोट कर लेना अच्छे से। क्लियर हुआ ग्रामर का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 17 से 18। इसमें आपके सिनोनिम्स के फॉर्म में एंटोनिम्स और इडियम्स। देखो वेटेज आपका इस तरह से आजकल पूछा जा रहा है, तो ये आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स होते हैं। अब इसमें हमें कितना पढ़ना पड़ता है, क्या क्या चीज पढ़नी पड़ती है, वो एक बार देख लेते हैं। देखो स्टेनो की प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब आपको कवर करनी है, 2011 से लेके 2024 तक की, है ना। आप बोलोगे सर कहां से कवर करें, तो अगर फिर से वही बात है, अगर आप खुद से सर्च करके कहीं से क्लास के थ्रू कवर करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज बिना सर्च किए सारी चीजें आप एक जगह पर चाहते हैं, जो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूं, अगर वो सारी चीजें आप एक ही जगह पर चाहते हैं तो अभी बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स की, जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सारे एग्जाम्स की, है ना, आपकी वोकैब आएगी प्रीवियस ईयर की 2017 से 2024 तक की सारी वोकैब्स आपको कवर करनी है। उसके बाद A to Z फॉर्मेट में आपको वोकैब कवर करनी है। लगभग 1000 वर्ड्स आपको यहां पर कवर करने पड़ेंगे। इतने ही वर्ड्स लगभग 1500 मान के चलो यहां पर कि 1500 वर्ड्स, क्योंकि यहां पे तीनों चीजें हो जाएंगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स। यहां पर भी तीनों करनी है, लेकिन लगभग 1000-1200 आप मान के चल सकते हैं। इसी के साथ साथ ये हो गई आपकी, तो कम से कम 2500 से 3000, है ना, 2500 से 3000 आप मान के चलो कि आपको इतने वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है, तभी आप वोकैब में अच्छी पकड़ बना पाओगे। एक चीज आप समझो, A to Z आप जब पढ़ लोगे ना एक बार, तो यहां जो वोकैब्स आएगी बहुत ज्यादा रिपीटेड वोकैब्स आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि आपको 2500 से 3000 ही करने हैं पूरे। अगर आपने 1500 से लेके 2000 वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत है ना, बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि यहां पर जो वर्ड्स हैं और यहां पर जो वर्ड्स रहेंगे बहुत ज्यादा आपके रिपीटेड रहती है, मतलब सेम वर्ड्स रहेंगे। तो ये टेंशन नहीं लेना कि यार 2500 वर्ड्स कैसे याद होंगे, 3000 वर्ड्स कैसे याद होंगे, सब याद हो जाएंगे। आप बस अच्छे से इसको नोट करके एक टारगेट बनाओ, मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मेरे को इस बार एग्जाम निकालना है। इच्छा ही नहीं होगी तो यार कैसे निकाल पाओगे, आप खुद ही समझो ना। ये मैंने आपको बता दिया, A to Z जो है एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स तीनों के फॉर्मेट में आपको पढ़नी है। अब देखो एक चीज आप समझो, कैसे पढ़ना है ना भाई, क्या पढ़ना है ये तो मैं, यानी सिलेबस क्या है ये इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है, वो सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का सबसे जो एक कह सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा टफ ये वाला सेक्शन है इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन, है ना। इसमें क्या क्या है, आपका पैसेज होते हैं लगभग 3 पैसेज 15 क्वेश्चंस के, क्लोज टेस्ट होती है आपकी लगभग यहां पर कभी 10 नंबर की क्लोज टेस्ट मिल जाती है, कभी 5 की, तो यहां पर 2 या 3 क्लोज टेस्ट आप मान के चल सकते हो। इसी के साथ साथ पैराजम्बल यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन यहां से होते हैं।
तो लगभग लगभग आपका वेटेज है 37 से 38 क्वेश्चन का। इसको कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इंप्रूवमेंट करना है, वो सारी चीजें आपको आगे आने वाली वीडियो में, यानी कि जो स्ट्रेटजी वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं इसमें केवल सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, ग्रामर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से नोट कर लो। वोकैब में क्या क्या चीज हमें पढ़नी है, 3 चीजें आपको बताइए, उनको अच्छे से नोट कर लो। यानी एक टारगेट है वो आपका कि ये टारगेट आपको अगले 3 महीने में कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ मैंने कॉम्प्रिहेंशन में बता दिया, पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, है ना, इनको कैसे करना है आगे हम बात करेंगे। अभी नहीं, सॉरी, अगली जो वीडियो आएगी आपकी 3 से 4 दिन में, उसमें। तो इंग्लिश का आपका हो चुका है कंप्लीट। आपको वो सारी चीजें अच्छे से करनी है। सेल्फ स्टडी आप करते हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, किसी के थ्रू बैच से पढ़ना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा हो वहां से आप पढ़ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं रीजनिंग पर। देखो, रीजनिंग को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टाइप 1 है ना, रीजनिंग के मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे टॉपिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। टाइप 1 में है आपके ऐसे टॉपिक्स जहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, लॉजिकल टॉपिक्स होते हैं आपके। जैसे आपका एक हो गए बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी एक ऐसे टॉपिक्स जो नंबर्स पर बेस है, संख्या पर बेस है ना। एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, नंबर्स रीच, मिसिंग नंबर, और एक ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है और इनका वेटेज आप यहां पर देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? सेम टॉपिक आपके हैं ये बेस्ड ऑन अल्फाबेट, एनालॉजी, है ना, उसके बाद ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज। तो ये टॉपिक्स हो गए आपके अल्फाबेट पर बेस। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का वेटेज रखता है वो भी मैंने आपको मेंशन करके बता रखा है। तो ये है आपके, देखो, नंबर पर बेस। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्सेप्ट पर इतना ज्यादा यहां फर्क नहीं पड़ता। जो है आपको चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा आप लॉजिक लगाने के लिए प्रैक्टिस करते हो, उतने ज्यादा ये टॉपिक्स हमारे इंप्रूव हो जाते हैं। चाहे, और यहां पर तो खैर लॉजिक नहीं लगाना पड़ता उतना, आसानी से आप इनका आंसर निकाल लेते हो कैलकुलेशन करके। क्लियर? तो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कराए जाएंगे। तो ये टॉपिक्स हैं आपके। उसके बाद टाइप 2 में मैंने ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं जहां पर आपको कॉन्सेप्ट सीखने की आवश्यकता पड़ती है ना। यहां पर आप लॉजिक लगा के आप आंसर नहीं दे पाओगे, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। जैसे ब्लड रिलेशन चैप्टर हो गया, उसके बाद सिलोगिज्म हुआ, डायरेक्शन हुआ, डाइस, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजिंग वर्ड्स, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग। ये सारे ऐसे टॉपिक्स है जहां इनके कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये भी सारे टॉपिक्स आपको नोट करने हैं और सभी टॉपिक्स का जो वेटेज है मैंने इनके साथ में आपको यहां पर लिख करके बता दिया है। उसके बाद आते हैं, देखो, ये होती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी आकृति वाली, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फाइंडिंग फिगर, कंपाइलेशन ऑफ फिगर, वेन डायग्राम। तो लगभग 6-7 टॉपिक हैं आपके ये, और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग रखती है। तो ये सारे टॉपिक्स भी बहुत आसान है, ये भी आपकी प्रैक्टिस से ही हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस जब आपको कराई जाएगी बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। बस थोड़ा सा यहां पर आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है। तो यही आपके अभी टॉपिक्स चल रहे हैं, इन्हीं के कॉन्सेप्ट में आपको करा रहा हूं। उसके बाद फिर हम लॉजिकल जो टॉपिक्स है उनको करेंगे। फिर उसके बाद जो है लास्ट में आपके ये इमेज वाले आ जाएंगे, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग वाले। चलिए, तो ये रीजनिंग के आपके टॉपिक्स थे, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सभी टॉपिक से 1-1, 2-2 या जो भी मैंने वेटेज लिखा है उतने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आते हैं जीएस के अंदर। जीएस में आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको पढ़ना है।
सारी बातें आपको बताऊंगा। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज तो आपका मैंने यहां पर लिख दिया है, आराम से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, है ना। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है यहाँ पर, तो इन दोनों को आप अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर तो एग्जाम से 3 या 4 महीने, मतलब 3 महीने लगभग पहले पढ़ना स्टार्ट करना है। फिलहाल बाकी के जो सब्जेक्ट है उन पर फोकस करना है, और स्टैटिक जीके पे खास करके अच्छे से आपको फोकस करना है। अब मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूं कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। जैसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एंशियंट, मिडाइवल और आपकी मॉडर्न, 3 तरह की हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप एक बार अपने सामने एक सारे टॉपिक्स लिख लेते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत छोटा सा लगेगा कि यार एंशियंट में केवल 7 टॉपिक पढ़ने हैं, मिडिएवल में केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में केवल 6 टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप देखो कोई ज्यादा थोड़ी है, एक वीक में एक हिस्ट्री का पार्ट आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से कर सकते हो। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना होता है। एंशिएंट प्लेसेस, है ना, जो पुराने प्लेस है इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड या इसके आसपास से रिलेटेड, वो सारे प्लेसेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्ता और महाजनपद, ये सारे ऐसे टॉपिक्स है जहां से एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर आप भटकोगे, है ना, कि यार हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें सारी पढ़नी है, ये पढ़ना वो पढ़ना है, तो समझ लेना आप भटकते रह जाओगे। और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे कि यार यही टॉपिक से यही पढ़ने हैं, इन्हीं को मुझे बार बार रिवाइज करना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और आप ऐसे भटकते रहोगे कि यार और पढ़ूं और ये भी पढ़ूं वो भी पढ़ लूं, तो भाई ये भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो इन्हीं को आपको पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना। वैसे यहां पर मिडिएवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर और चोल वंश के बारे में, है ना, या दक्षिण भारत के जो इतिहास, दक्षिण भारत के जो राजवंश है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ 1857 की क्रांति, ब्रिटिश एक्ट, प्रमुख आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन या प्रमुख आंदोलनकारी के बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। तो मैंने तीनों पार्ट्स देखो, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, लगभग मॉडर्न भी आपकी कंप्लीट होने वाली है, 2-4 टॉपिक रह रहे हैं, बाकी सारा मैंने कंप्लीट करा दिया हिस्ट्री का ही, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, एक वीक ऐसा दूंगा जिसमें हमें रिवीजन करना है, उसके बारे में जल्द ही आपको जानकारी दूंगा। तो अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो कवर कर सकता है अपना सारा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, संविधान के गठन से रिलेटेड, संविधान जब बना कैसे बना, है ना, उसका गठन कैसे हुआ, समितियों का, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी होती है। उसके बाद सोर्सेस, कौन सी चीज संविधान में कहां से ली गई है। आर्टिकल्स के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आर्टिकल्स, हर एग्जाम में, मतलब हर बार एग्जाम में ये आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सारे, है ना। तो स्केड्यूल हो गया आपका, अमेंडमेंट्स हो गए, शपथ या आयु सीमा, है ना, कि किस पद के लिए शपथ कौन दिलाता है, एज कितनी होती है, मैक्सिमम एज, मिनिमम एज, योग्यता क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख अधिनियम के बारे में, है ना, इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो केवल 7 टॉपिक है आपके पॉलिटी में, बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, मतलब प्रोवाइड कराऊंगा सारी चीजें। जीएस तो खैर नहीं पढ़ाता मैं, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाता हूं, बाकी जीएस भी आपकी कराता हूं मैं, ना, कंप्लीट। जियोग्राफी में जैसे सोलर सिस्टम हुआ, वायुमंडल, पड़ोसी देश, नदियां, बांध, झील, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है।
है ना। कृषि से रिलेटेड, मिट्टी वगैरह से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खनिज रिसोर्सेस के बारे में, पर्वत या पहाड़ है ना के बारे में, जनगणना, एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है जनगणना से रिलेटेड, है ना। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड मैप, मैप से रिलेटेड आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। जैसे इंडिया के आसपास कौन कौन से देश है ना, या फिर किस देश की सीमा किन राज्यों से मिलती है भारत के, ऐसे करके आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लो कि भाई आपको जियोग्राफी में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ लेना। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, टैक्स, जीडीपी, बजट वगैरह से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर फुल फॉर्म से रिलेटेड, जो भी आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फुल फॉर्म्स वगैरह होती है, आपका यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद फिजिक्स में, साइंस में हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, केवल जो भी हमारे जरूरी टॉपिक है, जैसे यूनिट्स के बारे में, है ना, यानी कि आपके जो मात्रक होते हैं, मात्रक, है ना, यूनिट या मेजरमेंट या लाइट, हीट, इलेक्ट्रिक, बहुत डीपली नहीं पढ़ना, मोटा मोटा आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना। करंट, फोर्स, साउंड, ग्रेविटेशन, एनर्जी एटसेट्रा, इनके बारे में नॉर्मल सी जानकारी आपको लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग से डीपली जाके पढ़ना है, नहीं, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है, ऐसे पढ़ना है। डिस्कवरीज, है ना, फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी डिस्कवरीज है अच्छे से आपको पढ़नी है, किसने की, कब की, किस पर्पस से हुई, तो सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये टॉपिक्स हो गए आपके फिजिक्स के। उसके बाद देखो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। केमिकल नेम एंड फॉर्मूले से क्वेश्चन आपका बनता है, अच्छे से आपको पढ़ना है। धातु, मिश्र धातु, मिश्रण के बारे में आपको पढ़ना होता है। और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में भी आपको केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डिस्कवरीज आपकी हुई है। तो ये 4-5 टॉपिक है जो कि आपके केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने होते हैं। आसान है, बहुत टफ नहीं है। अगर आप वैसे सोचो कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है तो भाई आपको बड़ा लगेगा, लेकिन एक इस नजरिए से देखो, है ना, कि आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, बस 4 टॉपिक केमिस्ट्री में, आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। सारे टॉपिक आप नोट कर लो, और ये आपको टारगेट बनाना ही बनाना है कि अगले 3 महीने के अंदर अप्रैल या मई तक आपको सिलेबस अपना पूरा करना ही करना है, और अच्छे से रिवीजन के साथ साथ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। साइंटिफिक नेम, बायोलॉजी की अगर बात करें, है ना, डिजीज के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी क्वेश्चन, है ना। बॉडी सिस्टम से रिलेटेड जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ने, बस बेसिक आपको जानकारी लेनी है, बेसिक, है ना। उसके बाद प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बारे में कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, पढ़ लेना। डिस्कवरीज एंड वैक्सीन्स के बारे में यहां से भी बनता है, सेल के बारे में, कोशिकाओं के बारे में। तो आपको बायोलॉजी में ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। क्लियर, अच्छे से नोट कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीज पढ़नी है ना। ऐसे पढ़ने को तो भाई आप एक सब्जेक्ट को आप 2 महीने तक पढ़ सकते हो। जैसे हिस्ट्री है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आपसे 2 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप टॉपिक चूज करो, टॉपिक्स नोट कर लिया आपने, अब एक एक करके सारे टॉपिक्स आप यूट्यूब से सर्च कर करके भी देखोगे, तब भी आप आराम से 15 दिन में कवर कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको वन डे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी के लिए नहीं करनी। इसीलिए मैं आपको मैराथन क्लास देता हूं। जीएस की मैराथन क्लास से आप बहुत आसानी से, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो मैराथन क्लास से। अब आते हैं देखो स्टैटिक जीके पर, सारे टॉपिक्स अच्छे से नोट कर लेना स्टैटिक जीके के। जैसे डांस हो गया, आर्ट पर्सनैलिटीज, है ना। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, आप उसको यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो, वहां से आप देख लेना।
डांस हो गया, आर्ट पर्सनैलिटीज हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फेयर्स यानी मेले से रिलेटेड, फर्स्ट इन इंडिया या फिर वर्ल्ड, इससे रिलेटेड हो गया आपका क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी सारे टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, अलग अलग। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, ऑर्गेनाइजेशन, स्मारक व स्थल, राज्यों की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, किस राज्य की क्या चीज फेमस है, रिसोर्सेज क्या है उस राज्य में, है ना, किस लिए फेमस है, कौन सी चीज फेमस है, कौन उसका राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री है, तो ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। रिलीजियस प्लेसेस से, है ना, कौन सा मंदिर किसने बनवाया, है ना, कौन सा प्लेस कहां पर है, कौन सा मंदिर कहां पर है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म्स के बारे में, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, यहां से भी कभी कभी, है ना, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। अभी मैंने आपको केवल इतना बताया है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये अभी नहीं बताया मैंने। ये आपको लगभग 3 से 4 दिनों में एक वीडियो मिलेगी, स्ट्रेटेजी वीडियो, उसमें आपको सारी जानकारी दूंगा A to Z, किस चीज को आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे आप उसको 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सिलेबस था आपका। स्टैटिक जीके हो गया। करंट अफेयर हम पढ़ते हैं लास्ट में, यानी कि एग्जाम से 3 महीने लगभग पहले, 2 महीने 3 महीने पहले करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। स्टैटिक जीके की हो गई, यहाँ पर केमिस्ट्री की हो गई, बायोलॉजी की हो गई जानकारी, इकोनॉमिक्स की हो गई, फिजिक्स की हो गई, उसके साथ साथ पॉलिटी ज्योग्राफी की जानकारी मैंने आपको दे दी, है ना, हिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये अच्छे से आप नोट कर लेना, है ना। इंग्लिश में क्या क्या चीज पढ़नी है सारा बता दिया, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं सब बता दिया, जीएस में कौन से पढ़ने सारे बता दिया, है ना। जीएस के आपके वेटेज भी आपको बता दिया साथ में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना होती है या आते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, अच्छे से सारे टॉपिक्स नोट कर लेना और आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, रिवाइज करना है। इंग्लिश के बारे में आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश में क्या क्या चीज पढ़नी है और कहां से कौन सी चीज आपसे पूछी जाएगी, तो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। बैच के बारे में आपको बता चुका हूं। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर एक जगह पर सारी चीजें आप चाहते हैं तो भाई ये वाला बैच इस एप्लीकेशन पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक ही बैच है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। अच्छे से आप नोट कर लेना, और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप नोट करके कहीं पर भी ऐसी जगह लगा लेना जहां पर आपको ये दिखता रहे, आपका सिलेबस, आपका टारगेट आपको दिखता रहे, ठीक है। ओके, बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपको अगली वीडियो मिलेगी इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर? ओके, चलिए फिलहाल काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूं। और जरूरी जानकारी थी आपकी, इसीलिए थोड़ी सी बड़ी भी हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।